नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन कुमार और आज की पहली कहानी उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद की है। ये बात 2021 की है। इलाहाबाद में एक थाना आता है धूमनगंज। इसी थाने के क्षेत्र में एक गांव है दामूपुर। इसी गांव में मोहम्मद आरिफ अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में पत्नी के अलावा 6 बेटे थे। बेटों में नाजिम सबसे छोटा था। वह मकानों में मार्बल लगाने का ठेका लेता था, जिससे वह अच्छी खासी कमाई कर रहा था। जबकि मोहम्मद आरिफ गांव में ही पान की दुकान चलाते थे। इसी गांव के रहने वाले मोहम्मद इब्राहिम मोटर मैकेनिक थे। जीटी रोड चौफटका पर उसकी अपनी दुकान थी। घर में पत्नी परवीन बेगम के अलावा 3 बेटे और 4 बेटियां थीं। 18 वर्षीय आयशा तीसरे नंबर पर थी। आयशा दिखने में ठीक ठाक लगती थी। आयशा के भाई इमरान की नाजिम से खूब पटती थी। उनकी यह दोस्ती बचपन की थी। नाजिम का उसके घर भी आना जाना था। इसी आने जाने में आयशा को नाजिम कब पसंद आ गया, उसे खुद ही पता नहीं चला। नाजिम आयशा को 1-2 दिन दिखाई न देता तो वह बेचैन हो उठती। उसकी आंखें नाजिम के दीदार को तड़पने लगती। जल्दी ही नाजिम को आयशा की इस तड़प का एहसास हो गया। यही वजह थी कि जिस आग में आयशा जल रही थी, उसी आग में नाजिम भी जलने लगा। वह जब भी आयशा के घर आता, चाहत भरी नजरों से उसे देखता रहता। ऐसे में ही किसी दिन आयशा और नाजिम को अकेले में मिलने का मौका मिला तो दोनों के दिल की तड़प होठों पर आ गई। इसके बाद धीरे धीरे उनका प्यार परवान चढ़ने लगा। गुपचुप तौर पर दोनों कभी घर में तो कभी घर के बाहर रात में मिलने जुलने लगे। आयशा नाजिम पर कुछ इस कदर दीवानी हुई कि एक दिन अपना सब कुछ उसके हवाले कर दिया। इसके बाद नाजिम ने उसे यकीन दिलाया कि दुनिया चाहे जैसे भी बदल जाए, वह हमेशा उसके साथ रहेगा और उसी से निकाह करेगा। प्यार और मोहब्बत छिपने की चीज नहीं होती। यही वजह थी कि दोनों की मोहब्बत का गांव में खूब चर्चा होने लगी। यह खबर इब्राहिम और उसके बेटे इमरान तक भी पहुंच गई। बहन की इस हरकत से इमरान को गुस्सा आ गया। उसने आयशा पर ध्यान देना शुरू कर दिया और उसे घर से बाहर जाने से मना कर दिया। फिर उसने नाजिम को भी धमकी दी, अगर तुमने आयशा से फिर से मिलने की कोशिश की तो तुम देख लेना, नतीजा बहुत बुरा होगा। लेकिन नाजिम और आयशा का प्यार इतना गहरा हो चुका था कि इमरान की कोई भी धमकी काम नहीं आई। वे किसी न किसी बहाने मिल ही जाते थे। एक दिन आयशा ने नाजिम से कहा, गांव में भी हमारी मोहब्बत के चर्चे आम हो गए हैं। वैसे मेरी अम्मी और अब्बू को हमारी मोहब्बत पर ज्यादा एतराज नहीं है। अगर तुम अपने अब्बू को निकाह के लिए मेरे अब्बू के पास भेजो तो बात बन सकती है। नाजिम को आयशा की बात सही लगी। उसने आयशा को आश्वासन दिया कि घर पहुंचते ही वह अम्मी अब्बू से निकाह की बात करेगा। नाजिम ने कहा ही नहीं, बल्कि घर आते ही बात भी की। तब अगले ही दिन उसके अब्बू आयशा के अब्बू इब्राहिम से मिलने उनके कारखाने पर जा पहुंचे। उन्होंने उनसे आयशा और नाजिम के निकाह की बात की तो पहले तो इब्राहिम ने मना कर दिया, लेकिन बाद में कहा, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि इमरान इस निकाह के लिए तैयार नहीं होगा। फिर भी मैं घर में बात चलाऊंगा। जब इमरान को यह पता चला कि आयशा के निकाह के लिए नाजिम के अब्बू उसके अब्बू के पास गए थे तो वह गुस्से में आ गया और सीधे नाजिम से भिड़ने पहुंच गया। यह देखकर गांव के कुछ लोग बीच में आ गए और उसे समझाकर शांत किया। फिर गांव के कुछ बुजुर्गों ने इकट्ठा होकर इमरान से कहा, नाजिम अच्छे घर से है, आयशा भी अब बालिग हो चुकी है, तो फिर उन्हें निकाह करने में कौन सी परेशानी है। बुजुर्गों ने उसे समझाया कि कोई उलझन न हो, इससे अच्छा है कि दोनों का निकाह कर दिया जाए। इमरान बुजुर्गों के सामने तो चुप हो गया, लेकिन दिल से वह इस निकाह के लिए राजी नहीं था। आयशा और नाजिम की मोहब्बत की उम्र 2 साल से अधिक हो चुकी थी। लाख कोशिश करके भी इमरान आयशा और नाजिम को अलग नहीं कर सका। बुजुर्गों के समझाने के बाद नाजिम और आयशा को लगने लगा था कि अब उनका निकाह हो जाएगा। इसकी वजह यह थी कि दोनों के अम्मी अब्बू राजी थे। बात सिर्फ इमरान की थी। उन्हें विश्वास था कि एक न एक दिन वह भी मान जाएगा। 15-20 दिनों तक इमरान ने भी विरोध नहीं किया तो आयशा और नाजिम को लगा कि अब सारी रुकावटें दूर हो गई हैं। जबकि आयशा ने जो किया था उससे इमरान अंदर ही अंदर सुलग रहा था। इमरान किसी भी कीमत पर आयशा का निकाह नाजिम से नहीं होने देना चाहता था। जब उसे कोई और रास्ता नहीं सूझा तो उसने गुपचुप तरीके से एक साजिश रच डाली। इस साजिश में उसने अपने मौसेरे भाई उस्मान, जो बेगम बाजार बमरौली का रहने वाला था, और अपने दोस्त सूफियान को भी शामिल कर लिया। सारा प्लान बनाने के बाद इमरान ने 14 सितंबर को आयशा से कहा, आयशा मुझे लगता है कि नाजिम तुझे खुश रखेगा।
इसलिए तेरा निकाह उसी से होना चाहिए। तुम ऐसा करो, आज रात 9 बजे नाजिम को फोन करके घर बुला लो। फिर हम यह तय करेंगे कि निकाह कब और कैसे किया जाए। इमरान का व्यवहार बदलते देख आयशा खुश हो गई। उसने सोचा कि अब शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुरंत उसने नाजिम को फोन करके घर बुला लिया। आयशा ने पूरी सच्चाई और विश्वास के साथ अपनी बात रखी, इसलिए नाजिम ने बिना किसी शक के हामी भर दी और तय वक्त पर उसके घर आ गया। इमरान ने नाजिम का स्वागत बड़े प्यार से किया और उसे ऊपर वाले कमरे में ले जाकर बैठाया। उस कमरे में पहले से ही उस्मान और सूफियान बैठे थे। नाजिम उन्हें पहचानता था तो वे आपस में बात करने लगे। फिर नाजिम को नाश्ता भी कराया गया। नाजिम, उस्मान और सूफियान के साथ निकाह के बारे में बातें हो रही थीं। हर बात पर सहमति बनती जा रही थी कि निकाह कब और कैसे होगा। इमरान, जो शुरू में विरोध कर रहा था, अब मानो पूरी योजना में शामिल हो चुका था। बहुत सी बातें तय हो चुकी थीं और सब कुछ सही दिशा में जा रहा था। नाजिम चारपाई पर आराम से बैठा था, गहरी बातें चल रही थीं, जब अचानक उस्मान और सूफियान ने उस पर हमला कर दिया। वे उसे पकड़कर जोर से गिरा दिए और फिर इमरान ने झपट कर नाजिम का गला पकड़ लिया। नाजिम ने खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे इतनी जोर से दबाया गया कि उसकी सांसें रुकने लगीं। जैसे ही नाजिम ने छटपटाकर अपनी जान बचाने की कोशिश की, इमरान ने उसे पूरी तरह से जकड़ लिया, लेकिन वह जान नहीं बचा सका। उसे मारने के बाद यह भी सुनिश्चित किया गया कि वह जिंदा न रहे। इमरान और उसके साथियों ने उस पर चाकू से भी वार किया ताकि उसकी मौत में कोई शक न रहे। फिर रात के अंधेरे में किसी को भी इस घटना का पता न चले, इस डर से नाजिम की लाश को गांव से बाहर एक सुनसान बाजरे के खेत में फेंक दिया गया। लाश को वहां फेंकने के बाद वे सब शांति से वापस लौट आए ताकि किसी को भी उनके अपराध का शक न हो। काम हो जाने के बाद सूफियान और उस्मान अपने अपने घर चले गए। आयशा, उसकी अम्मी, अब्बू और घर के बाकी लोग चुपचाप नाजिम की हत्या होते हुए देखते रहे। डर और भय के मारे कोई भी विरोध नहीं कर सका। आयशा ने दिल में बहुत चाहा कि वह कुछ बोले या किसी तरह से मदद करे, लेकिन जब उसने कुछ कहना चाहा तो इमरान ने उसे घूरते हुए जोर से चीख कर कहा, खबरदार, अगर किसी ने भी कुछ बोलने की या कहने की हिम्मत की तो समझ लो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसका भी वही हाल करूंगा जो मैंने नाजिम का किया है। इमरान की इस धमकी के बाद घर के लोग डर के मारे चुप हो गए। फिर इमरान ने सभी को धमकाकर उस कमरे में वापस चला गया जहां उसने नाजिम की हत्या की थी। उसने कमरे की पूरी सफाई की ताकि कोई भी निशान न रहे। इसके बाद वह घर वालों को बिना कुछ बताए सुबह से पहले ही फरार हो गया। सब कुछ ऐसा हुआ कि किसी को भी यह अंदाजा नहीं हुआ कि इमरान वहां से जा चुका था। नाजिम की लाश के बारे में 3 दिनों तक किसी को कुछ भी जानकारी नहीं मिली। 18 सितंबर को जब लाश से सड़ी गली दुर्गंध आने लगी तो कुछ लोग खेत में घुसकर यह देखने के लिए पहुंचे कि यह गंध किस चीज से आ रही है। जैसे ही उन्होंने देखा तो उन्हें नाजिम की लाश मिली और उसकी हत्या का पता चला। मोहम्मद आरिफ ने पुलिस को सूचना दी, लेकिन जब पुलिस इमरान और उसके साथियों को गिरफ्तार करने में नाकाम रही तो उन्होंने दबाव बनाने के लिए इमरान के माता पिता और बहन आयशा को थाने बुलवाया। पूछताछ के दौरान थाना प्रभारी रामसूरत सोनकर ने इब्राहिम को थाने में रोक लिया और परवीन बेगम तथा आयशा को घर भेज दिया। इमरान को पता चल गया था कि आयशा ने पुलिस को नाजिम की हत्या के बारे में सब कुछ बता दिया है। यह भी सामने आया कि आयशा अदालत में गवाही देने के लिए तैयार थी और वह यह बताने को तैयार थी कि नाजिम की हत्या में इमरान ने अपने मौसेरे भाई उस्मान और दोस्त सूफियान के साथ मिलकर साजिश रची थी। आयशा इस घटना की चश्मदीद गवाह थी और अगर वह अदालत में गवाही देती तो इमरान और उसके साथियों को सजा मिलना तय था। यह जानकर इमरान घबराया और उसे लगा कि अब किसी भी तरह आयशा को रोकना होगा। वह उसी रात चुपके चुपके घर पहुंचा और आयशा को समझाने की कोशिश करने लगा कि वह उसके खिलाफ गवाही न दे। इमरान ने उसे मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन आयशा अपनी जिद पर अड़ी रही। आयशा के द्वारा गवाही देने की जिद ने इमरान को इतना गुस्से में ला दिया कि उसने तय कर लिया कि अब उसे मार देना ही सबसे सही होगा। उसने अपनी योजना को अंजाम देने के लिए मिट्टी के तेल का डिब्बा उठाया और आयशा पर तेल डालने लगा। आयशा यह देखकर घबराई और जान बचाने के लिए चीखते हुए भागने लगी, लेकिन इमरान को यह डर था कि अगर आयशा ने शोर मचाया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसीलिए उसने जल्दी से आयशा को पकड़ लिया
और अपने दोस्त झीद की मदद से उसका गला दबाकर उसे मार डाला। इसके बाद उसने हत्या को आत्महत्या का रूप देने की योजना बनाई। उसने आयशा की लाश को रस्सी से फांसी का फंदा बनाकर दरवाजे के ऊपर बने रोशनदान से लटका दिया। इस घिनौने अपराध को अंजाम देने के बाद इमरान और झीद ने वहां से फरार हो गए ताकि किसी को भी उनके अपराध का कोई पता न चले। 20 सितंबर को पुलिस ने इमरान के मौसेरे भाई उस्मान को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के बाद अगले दिन पुलिस ने उसे अदालत में पेश करके जेल भेज दिया। इसके बाद 28 सितंबर को आयशा का भाई इमरान भी पुलिस गिरफ्त में आ गया। पुलिस ने पूछताछ करके अगले दिन उसे भी अदालत में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। अदालत में केस की सुनवाई चल रही है। आज की दूसरी कहानी मध्य प्रदेश के अमलाई की है। ये बात 2023 की है। अमलाई पुलिस थाने के थाना प्रभारी महेंद्र सिंह चौहान को एक सूचना मिली कि NH 45 पर अमलाई की ओर जाने वाले मार्ग पर पकरिया चौराहे से आगे एक युवक घायल अवस्था में सड़क पर पड़ा है। सूचना मिलते ही तत्कालीन बुढ़ार थाना प्रभारी महेंद्र सिंह चौहान अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। सड़क के बीचों बीच एक लगभग 28-30 साल का नौजवान बुरी तरह से घायल पड़ा तड़प रहा था। उसके चेहरे और पूरे शरीर पर गंभीर चोटों से खून बह रहा था। थोड़ी ही दूरी पर सड़क किनारे एक लगभग 25 साल की बेहद खूबसूरत युवती खड़ी थी, जिसने अपने साथ 4-6 साल की एक मासूम बच्ची का हाथ पकड़ा हुआ था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जब युवती से पूछताछ की तो उसने बताया कि घायल युवक उसका पति राकेश वर्मा है, जो अमलाई में एक मिल में काम करता है। युवती ने अपना नाम नीतू बताया और कहा कि उसके साथ खड़ी बच्ची उनकी बेटी है। नीतू की आंखों में अपने पति की हालत देखकर डर और बेचैनी साफ झलक रही थी। तत्कालीन TI श्री चौहान ने तुरंत घायल राकेश को अस्पताल भेजने की व्यवस्था की। इस बीच उन्होंने नीतू से घटना के बारे में पूछताछ शुरू की। नीतू ने बताया कि उनकी बेटी की तबीयत ठीक नहीं थी। इस वजह से पति पत्नी दोनों शाम को अपनी मोटरसाइकिल पर उसे लेकर शहडोल इलाज के लिए गए थे। इलाज करवाने के बाद वे रात में घर लौट रहे थे, तभी यह हादसा हो गया। नीतू की बात सुनकर श्री चौहान कुछ देर के लिए चुप हो गए, लेकिन जैसे ही उन्होंने हादसा शब्द सुना, उनके मन में सवाल खड़ा हो गया। अगर राकेश का एक्सीडेंट हुआ था तो उसकी बाइक कहाँ गई? सड़क पर राकेश, नीतू और उनकी बेटी तो थे, लेकिन मोटरसाइकिल का कहीं भी कोई नामो निशान नहीं था। इस बात ने TI चौहान को गहरे शक में डाल दिया। उन्होंने तुरंत अपनी टीम को आसपास की जगहों की तलाशी लेने का आदेश दिया और कहा कि बाइक का पता लगाना बेहद जरूरी है, क्योंकि मामला किसी साधारण दुर्घटना से कहीं ज्यादा बड़ा लग रहा था। जिस बाइक से गिरने की बात कही जा रही थी, उसी पर सवार राकेश की पत्नी नीतू और उनकी बेटी को खरोंच तक न आना TI श्री चौहान के लिए मामला और संदिग्ध बना रहा। इसी बीच अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही राकेश की मौत हो गई। इस गंभीर और रहस्यमय घटना की सूचना तत्कालीन TI श्री चौहान ने ASP सुरेश वैश्य, SP सत्येंद्र शुक्ला और SDOP भरत दुबे को दे दी। मामले की जांच में तेजी लाने के लिए TI ने एक महिला पुलिसकर्मी को नीतू से दोस्ताना माहौल में पूछताछ करने भेजा। इस बार नीतू ने पहले दिए बयान से अलग बात कही। उसने दावा किया कि उनकी मोटरसाइकिल को सड़क पर खड़े कुछ लोगों ने रोका, उनसे रुपए पैसे लूटे और जब उसके पति ने विरोध किया तो उन पर हमला कर दिया। नीतू के बयान बदलने ने पुलिस का शक और गहरा कर दिया। इसी दौरान TI श्री चौहान ने मौके पर मौजूद राकेश की मासूम बेटी से बातचीत की। बच्ची ने बताया, मम्मी ने टॉयलेट के लिए गाड़ी रुकवाई थी और फिर अमित अंकल और एक दूसरे आदमी ने आकर पापा को मारा। इस खुलासे के बाद घटना पूरी तरह से संदिग्ध और सुनियोजित साजिश का रूप ले चुकी थी। मृतक की पत्नी नीतू का 2 बार बयान बदलना और बच्ची का स्पष्ट बयान पुलिस के लिए यह साफ संकेत था कि यह महज एक्सीडेंट या लूटपाट नहीं, बल्कि हत्या का मामला है। SP सत्येंद्र शुक्ला के निर्देश पर पुलिस ने जब नीतू से सख्ती से पूछताछ की तो वह टूट गई और सच्चाई सामने आ गई। उसने स्वीकार किया कि यह पूरी साजिश उसी ने रची थी। राकेश की हत्या की मास्टरमाइंड कोई और नहीं, बल्कि उसकी अपनी पत्नी नीतू थी। पुलिस ने नीतू के बयान के आधार पर अमित सिंह और उसके दोस्त भोलू केवट को गिरफ्तार कर लिया। उनकी गिरफ्तारी के बाद पूरी साजिश का पर्दाफाश हुआ। कहानी कुछ इस प्रकार थी। शहडोल जिले की रहने वाली नीतू के भाई की शादी पास के जिले में हुई थी। शादी के बाद उसकी भाभी का भाई अमित जब पहली बार अपनी बहन को विदा करवाने आया तो नीतू को देखकर उसका दिल फिसल गया। नीतू की खूबसूरती और सादगी ने
अमित को ऐसा प्रभावित किया कि उसने अपनी बहन की ससुराल में सबका दिल जीतने के लिए अपने मीठे स्वभाव का सहारा लिया। उसने सास ससुर और परिवार के बाकी लोगों के साथ भी अच्छे संबंध बना लिए ताकि वह बहन से मिलने के बहाने वहां बार बार आ सके। नीतू यह समझ चुकी थी कि अमित सिर्फ उसी से मिलने आता है, लेकिन परिवार की मौजूदगी के कारण दोनों के बीच कोई बात आगे नहीं बढ़ पा रही थी। ऐसे में नीतू ने ही एक रास्ता निकाला। उसने अपनी भाभी से बेहद अच्छे और भरोसेमंद रिश्ते बना लिए। जब भाभी मायके जाने लगी तो नीतू ने गांव घूमने का बहाना बनाकर उनके साथ जाने की जिद की। भाभी के गांव में अमित ने नीतू के साथ समय बिताने की योजना पहले ही बना ली थी। अगले दिन नीतू ने भाभी से कहकर अमित के साथ खेत घूमने जाने की इजाजत ली। गांव के बाहर सुनसान खेत में आम के पेड़ की घनी छांव में दोनों ने अपनी पहली एकांत मुलाकात का भरपूर फायदा उठाया। इस मुलाकात में उन्होंने एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार कर दिया। इसके बाद नीतू और अमित किसी न किसी बहाने रोज खेत पर मिलने लगे। दोनों का प्यार अब इस कदर बढ़ चुका था कि वे एक दूसरे की बाहों में समा जाते। इन मुलाकातों में दोनों ने अपनी भावनाओं के साथ अपनी सीमाएं भी तोड़ दी। खेत के सुनसान रास्तों और पेड़ों की आड़ में उनका रिश्ता गहराता गया, लेकिन इन मुलाकातों ने नीतू और अमित को ऐसे रास्ते पर ला खड़ा किया जहां से वापस लौटना अब संभव नहीं था। लेकिन शादी के 2 साल बाद ही नीतू के परिवार ने उसकी शादी राकेश से तय कर दी। नीतू शादी के बाद अपने पति राकेश के साथ हमलाई आ गई, लेकिन उसका दिल अब भी अमित में ही अटका हुआ था। अमित भी नीतू के बिना बेचैन रहने लगा। जब नीतू मायके आती तो वह चोरी छिपे उससे मिलने पहुंच जाता। इस बीच नीतू की भाभी को अपनी ननद और भाई के इस रिश्ते की भनक लग गई, लेकिन भाभी ने नीतू और अमित का साथ देने का फैसला किया और उनकी मुलाकातों में मदद करने लगी। एक दिन ऐसी ही एक मुलाकात के दौरान नीतू ने अमित को सलाह दी, तुम मेरे पति राकेश से दोस्ती कर लो और मिलने के बहाने अमलाई आ जाया करो। राकेश तो दिन भर अपनी ड्यूटी में व्यस्त रहता है, उस वक्त हम आराम से मिल सकते हैं। अमित को यह बात समझ में आ गई और उसने धीरे धीरे राकेश से दोस्ती बढ़ानी शुरू कर दी। अब वह अक्सर अमलाई आने लगा। राकेश को अमित पर भरोसा था और वह उसे घर आने जाने से नहीं रोकता था, लेकिन राकेश की गैर मौजूदगी में नीतू और अमित के गुनाह का सिलसिला फिर से शुरू हो गया। अमित और नीतू की मुलाकातें अब ज्यादा होने लगी थीं। घर की चारदीवारी में, पति की गैर मौजूदगी में उनका रिश्ता और गहराता जा रहा था, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि उनकी यह चोरी छिपी की मोहब्बत एक दिन उनके जीवन में तूफान लेकर आएगी। राकेश अक्सर रात की ड्यूटी पर रहता था और इसी का फायदा उठाकर नीतू अपने प्रेमी अमित को बुला लेती। अमित किसी बहाने से अमलाई पहुंच जाता और रात में राकेश के ड्यूटी पर जाने के बाद नीतू के साथ वक्त बिताता। कभी कभी वह 1-2 दिन रुककर चला जाता। राकेश को धीरे धीरे अपनी पत्नी और अमित के बीच कुछ गलत होने का शक होने लगा। यह बात नीतू और अमित दोनों समझ चुके थे, इसलिए उन्होंने राकेश को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। अमित ने कहा कि यह काम अकेले उसके बस का नहीं है और उसे किसी और की मदद चाहिए। इस पर नीतू ने अपने गहनों के लिए रखे पैसे निकालकर अमित को 50,000 रुपए दिए। अमित ने यह पैसा अपने दोस्त भोलू केवट को साथ लाने के लिए दिया। घटना वाले दिन नीतू ने अपनी बेटी के इलाज का बहाना बनाया और राकेश को शहडोल ले गई। ठंड का मौसम था और छोटी बच्ची होने के कारण राकेश जल्दी घर लौटना चाहता था, लेकिन नीतू उसे किसी तरह अंधेरा होने तक शहडोल में रोकने में कामयाब रही। रात करीब 9 बजे वे घर के लिए निकले। रास्ते में पहले से घात लगाकर खड़े अमित ने नीतू से इशारे करने की योजना बना ली थी। जब राकेश की बाइक पकरिया चौराहा पार कर गई तो अमित ने अपनी बाइक की हेडलाइट 3 बार बंद करके नीतू को संकेत दिया। नीतू ने कुछ दूरी पर टॉयलेट जाने का बहाना किया। राकेश ने पहले कहा कि वे घर जाकर रुक सकते हैं, लेकिन जब नीतू ने बार बार जोर दिया तो वह मान गया और बाइक रोक दी। नीतू अपनी बेटी को लेकर सड़क के किनारे चली गई। इसी दौरान पीछे से आए अमित और भोलू ने बोल्ट लगी लोहे की रॉड से राकेश पर हमला कर दिया। राकेश को बार बार रॉड से मारकर जब यह यकीन हो गया कि वह जिंदा नहीं बचेगा, तो दोनों उसकी बाइक और मोबाइल लेकर फरार हो गए। नीतू ने कुछ दूरी पर खड़े होकर यह सब देखा, लेकिन उसने किसी तरह का विरोध नहीं किया। उसकी खामोशी से साफ था कि वह इस खौफनाक साजिश की मास्टरमाइंड थी। नीतू ने अपने पति की हत्या की योजना बनाई ताकि वह अपने प्रेमी से मिल सकें, और इसके लिए उसने अपने गहनों के पैसे भी खर्च किए। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि किसी भी रिश्ते में विश्वास सबसे जरूरी होता है। जब रिश्ते में विश्वास टूटता है
तो नतीजे बहुत गंभीर हो सकते हैं। नीतू ने अपने पति को धोखा दिया और प्यार के नाम पर एक खौफनाक हत्या की साजिश रची, जो उसके जीवन को बर्बाद कर देती है। नीतू ने अपनी स्वार्थी इच्छाओं को पूरा करने के लिए पैसे का इस्तेमाल किया और अंततः अपने परिवार को नष्ट कर दिया। यह हमें सिखाता है कि लालच कभी भी अच्छे परिणाम नहीं लाता और इसका नतीजा हमेशा बुरा होता है। रिश्तों में ईमानदारी, विश्वास और संवाद की अहमियत होती है। राकेश और नीतू की शादी में जो समस्या पैदा हुई, उसका समाधान अगर दोनों मिलकर बात करके करते हैं तो यह खौफनाक घटना नहीं घटती। नीतू ने जो कदम उठाया वह सिर्फ खुद की परेशानियों से बचने के लिए था, लेकिन उसने अपनी मानसिक स्थिति और भावनाओं के बारे में सही तरीके से राकेश से नहीं बात की। इसके बजाय नीतू ने अपने प्रेमी अमित की मदद से साजिश रची, जो न केवल उसके रिश्ते को खत्म करने की ओर ले गया, बल्कि एक निर्दोष व्यक्ति की जान भी ले ली। इस घटना से यह संदेश मिलता है कि समस्याओं का समाधान हिंसा और छल से नहीं, बल्कि प्यार, संवाद और समझ से होता है। यदि नीतू और राकेश ने मिलकर अपने रिश्ते की समस्याओं को सुलझाने की कोशिश की होती, तो राकेश की जान बच सकती थी। इस प्रकार हमें अपने रिश्तों में एक दूसरे से खुलकर बात करनी चाहिए और किसी भी समस्या को हल करने के लिए सही रास्ते पर चलना चाहिए। हमारा उद्देश्य यह है कि लोग इन घटनाओं से सीखें और गलत रास्तों पर चलने से बचें। यह कहानी एक अहम चेतावनी है, जो हमें बताती है कि जीवन में सही फैसले लेना कितना जरूरी है। हमें मिलकर एक बेहतर समाज बनाने की कोशिश करनी चाहिए, जहां प्यार और ईमानदारी की अहमियत हो। ऐसी सच्ची घटनाओं और उनसे मिले संदेशों के साथ मैं फिर लौट कर आऊंगा। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और याद रखें कि हर कदम सोच समझकर उठाएं।